भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाने के लिए संविधान संशोधन की व्यवस्था की। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के ऊपर ही, जानेंगे कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, संविधान संशोधन किस किस तरीके से किया जाता है, और सबसे पहले ये समझेंगे कि संविधान संशोधन का मतलब क्या हुआ। देखिए, भारतीय संविधान में अगर बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है और जो अनुच्छेद है वो 368 अनुच्छेद है। अब ये कैसा प्रावधान होता है, संविधान संशोधन क्या होता है? तो दरअसल संविधान में अगर कभी भी हमें किसी भी प्रावधान में अगर परिवर्तन करना हो, चेंज करना हो, किसी भाग को निरसित करना हो यानी कि उसको हटाना हो, और अगर किसी भी भाग को जोड़ा जाना हो, तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब इसमें मौलिक सिद्धांत जो संविधान के हैं और जो मूल्य हैं, उनको बिना बदले बदलती परिस्थितियों के साथ संविधान को अद्यतन बनाना, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया का मूल रूप से उद्देश्य है, ताकि वो एक जीवंत दस्तावेज बना रहे। किसी भी चीज की जीवंतता का मतलब ही होता है कि समय के अनुसार उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। कहीं ऐसा ना हो कि नियम कानून जब बहुत ज्यादा पुराने हो जाएं तो वो तात्कालिक समय परिस्थितियों के अनुसार होते हैं, नए समय के अनुसार अगर उसमें चेंज नहीं होगा तो वो मृत प्राय हो जाएंगे। तो जीवंत बनाए रखने के लिए संविधान संशोधन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर जोड़ा गया। अब देखिए, जब इसको जोड़ा गया तो यहाँ पर एक संतुलन की स्थिति भी रखी गई। ना तो हम ब्रिटेन की तरह से बहुत ज्यादा इसको लचीली व्यवस्था बना दिए और ना तो अमेरिका की तरह हम बहुत ज्यादा कठोर ही बना दिए। दोनों का एक बीच का रास्ता हमने निकाला। मतलब हमारे देश के जो संविधानविद थे उन्होंने ये निकाला और उन्होंने एक मध्यम मार्ग को चुना। यानी कि हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत लचीली है और ना तो अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर है। तो आइए समझते हैं संविधान संशोधन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ये पूरा का पूरा चरण क्या है, इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो ये जो संशोधन होता है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो कहां पर वर्णन है उसका सबसे पहले तो यही याद रखना है। तो ये 368 की तरह भी जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत भी इस संशोधन की प्रक्रिया होती है। और एक होता है साधारण तरीके से, यानी कि अगर पूछा जाए कि ये कहां पर है तो भाग 20 में 368 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है संविधान संशोधन को, और पूरी प्रक्रिया को इसमें बताया गया है। अब कोई भी विधेयक अगर संविधान संशोधन के लिए है तो वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो संसद के जो दो सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन यानी लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में इसके प्रोसेस को, इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि जो विधेयक रखा जाता है वो निचले सदन में भी, ऊपरी सदन में भी, कहीं से भी रख के इसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है यानी कि जो प्रस्ताव है, सबसे पहला चरण यही है कि किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कौन रखेगा। तो कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री या कोई निजी सदस्य इसको क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। यानी इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कोई मंत्री या निजी सदस्य होगा और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की यहां पर जरूरत नहीं होती। अब ये जो विधेयक होगा जिसको रखा जाएगा तो ये प्रत्येक सदन में, यानी कि उच्च सदन में भी, राज्यसभा में भी और निम्न सदन यानी कि लोकसभा में भी विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। यानी विशेष बहुमत क्या होता है, तो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत। बहुमत का मतलब होता है अगर कहीं पर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 आधा हुआ और +1 हो गया तो बहुमत हो। तो यानी कि सदन में अब जितने सदस्य हैं उसके सदस्यों की कुल संख्या जितनी है उसके आधे से +1 होगा तो वो बहुमत होगा। तो प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित का मतलब कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत अगर है तो उसको विशेष बहुमत कहा जाता है। अब प्रत्येक सदन में अलग अलग इसके पारित होने की जरूरत होती है। असहमति अगर हुई किसी भी मामले पर, असहमति की कंडीशन में क्या होता है, संयुक्त बैठक होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। असहमति होती है तो यहाँ पर संविधान संशोधन के मामले में कभी भी आप देखेंगे कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों से संबंधित होता है तो वैसी दशा में राज्यों की सहमति की भी जरूरत पड़ती है। तो आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी साधारण बहुमत से वो चीज पास होनी चाहिए, वो विधेयक पास होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों की भी सहमति उसको मान लिया जाता है जब आधे राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत से ये विधेयक या ये प्रस्ताव पास हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। अगर ये पास हो गया, अगर संघीय मामले से संबंधित है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, वरना इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास आप जानते हैं कि जब ये पहुंचेगा तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देनी ही होती है, वो इसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर यह खास बात है।
और पुनर्विचार के लिए भी नहीं ये लौटाया जा सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी होती है और संविधान संशोधन फिर क्या होता है, जो विधेयक वो अधिनियम बन जाता है। ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई, यानी कि सबसे पहले प्रस्ताव की शुरुआत होगी, फिर विशेष बहुमत की अनिवार्यता होती है। विधेयक को प्रत्येक सदन में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी होता है, संयुक्त बैठक नहीं होगी। राज्यों का अनुमोदन होगा, अगर मामला संघीय है तब तो आधे राज्यों की विधानसभाओं में साधारण बहुमत से उसको पारित करना जरूरी होता है और फिर राष्ट्रपति यहां पर अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देनी ही देनी होती है और इस तरह से यह संविधान संशोधन अधिनियम का निर्माण हो जाता है। लेकिन अब जो बात हम करने वाले हैं उस बात को यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि इस प्रोसेस से पहले ये बेसिकली जो होता है, ये अलग अलग जिन बहुमत की बात की जा रही है वो बहुमत होता क्या है। तो देखिए यहां पर दो तरीके की बात यहां पर सामने आती है। एक तो जो संशोधन के लिए जो बहुमत की जरूरत होती है, एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत की अगर बात करें तो इसका मतलब ही हुआ कि जो आपके जितने भी वहां पर सदस्य हैं उनके संख्या के आधे से एक ज्यादा अगर हो गया तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं। यानी उपस्थित और मत देने वालों के 50% से अगर एक भी ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, वो बहुमत मान लिया जाता है। इसका प्रयोग कब होता है, तो साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है जैसे अनुच्छेद 2 हो गया, यानी कि नए राज्यों का अगर गठन होना है, नए राज्यों का प्रवेश कराना है, तो दोनों ही कंडीशन में, स्टेब्लिशमेंट में भी और नए राज्यों का प्रवेश भी होता है, दोनों ही दशा में साधारण बहुमत से काम चल जाता है। ठीक है। जैसे 5वीं अनुसूची का भी जो मसला होता है, जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो भी साधारण बहुमत से वहां भी काम हो जाता है। यानी कि उपस्थित और मत देने वाले लोगों के 50% से अगर एक भी ज्यादा हुआ तो उसको साधारण बहुमत मान लिया गया। नागरिकता का जो प्रश्न है वहां भी नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति का इसी तरह से हल निकाला जाता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, और इसमें भी दो तरीके के बहुमत होते हैं। एक होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और एक होता है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा। तो इस तरह से एक साधारण बहुमत का मामला हो गया जो पहला, जिसमें कि संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक अगर थोड़े भी हुए तो वो मान लिया गया। इसका उदाहरण आपको बताया गया, नए राज्य का गठन, नागरिकता और 5वीं अनुसूची से संबंधित मामला, ये उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है। अब अनुच्छेद 368 की बात की जा रही है तो इसमें दो तरीके की बात होती है। एक मामला वो होता है जहां पर विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जहां पर कि जो कि मामला संघीय राज्यों से संबंधित, यानी कि संघीय मामला नहीं होगा तो वहां पर राज्य इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जहां पर संघीय मामला होगा तो वहां पर राज्य की सहमति अनिवार्य हो जाती है। यानी कि अगर 368 के अंतर्गत केवल संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ रही है तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, इसका उपयोग कब किया जाएगा, केवल 368 के अंतर्गत विशेष जो बहुमत है उसका उपयोग कब किया जाएगा, जब मान लीजिए कि मौलिक अधिकार से संबंधित मामला हो या आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित मामला हो, तो वहां पर संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। वहीं पर दूसरा जो है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन, यहां पर मामला तब आएगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर वही जो बात शुरू में आपको बताई गई, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। आधे राज्यों की सहमति का मतलब संविधान के संघीय प्रावधानों के मामले में आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित होना भी जरूरी है। इसके साथ साथ कि प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों की का जो बहुमत है और उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 के बहुमत के अलावा जो राज्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं के साधारण बहुमत से भी अनुमोदन होना चाहिए अगर मामला संघीय मामला यहां पर है। संघीय मामला का मतलब जो कि जिसका केंद्र राज्य दोनों से संबंध होगा, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव मान लीजिए है या संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, तो ऐसे मामलों पर यहां पर आधे राज्यों की विधानसभाओं से उस प्रस्ताव का, उस विधेयक का वहां से भी अनुमोदित होना जरूरी है। तो इस तरह से ये 3 तरीके के बहुमत की जरूरत पड़ती है। अब देखिए पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में ही आपको पहला संविधान संशोधन दिखाई देगा। और इसी तरह से जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर संविधान संशोधन की जब बात आती है तो यहां पर एक केस की हमेशा बात आती है, वो है केशवानंद भारती मामला, जो कि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था। अब इसमें यह कहा गया था, यहां पर एक सिद्धांत एक जो निकल कर सामने आया वो था मूल ढांचे का सिद्धांत। यह कहा गया था कि कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करे वो वैध नहीं होगा।
ये तब तक ही वैध है संविधान संशोधन जब तक 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन तभी तक वैलिड है, तभी तक वैध है जब तक कि वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं। मूल ढांचे का सिद्धांत हालांकि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी संसद की जो संशोधन की शक्ति है उस पर कहीं ना कहीं एक सीमा निर्धारित करता है। तो इस तरह से मूल ढांचे के सिद्धांत को भी हमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की एक महत्वपूर्ण सूचना। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके पास समय थोड़ा कम पड़ रहा है, तो कम समय में बेहतर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स की खास बात यह है कि 14 महीने में पूरे सिलेबस को ये कोर्स कवर करता है। इस कोर्स में आपको 18 क्लास जो टेस्ट हैं वो भी देने को मिलते हैं। साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स को ये कोर्स कवर करता है, प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से, साथ साथ वीडियोज के माध्यम से ये उसको कवर करता है। इस कोर्स की अगर प्राइस की बात करें तो 34,999 इसका प्राइस है, लेकिन इसमें अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल जाता है अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है? तो उसको आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाइए इस कोर्स तक, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। वहां पर इस कोर्स के पहले तो आप सारी खूबियां देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके अनुकूल है ये कोर्स, तो इस कोर्स को लेने के लिए बाई के ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ ये कोर्स मिलेगा। ये कोर्स हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिलेगी, उस लिंक से आप डायरेक्ट इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच को हमारे ज्वाइन करने, तो वहां पर यहाँ पर दी गई आपकी जो फीस है वो पूरी तरह से एडजस्ट कर दी जाती है, तो दोहरा लाभ आपको होता है। चलिए अब चलते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि हमारी परिपाटी है और इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। संविधान संशोधन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति जरूरी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई पूर्व अनुमति नहीं जरूरी है, या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही जवाब दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड तो कर ही लीजिए, साथ साथ टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।